एसीसीए फैमिली गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सी अभी तक हमने जो है एसीसीए के, एफए के, एफएफए के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर किए हैं एंड ऐसे ही आने वाले सेशंस में हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर करते रहेंगे। आज जो हमारा प्लान है, इट्स वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है अटकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि मैम ये कंसेप्ट जो है कैसे हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपने नहीं पढ़ी हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने पढ़ी तो हैं बट उनकी अप्रोच लाइक लिखने की वर्डिंग थोड़ी सी अलग थी। तो जिसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए आज जो है हम ये टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं एंड आज के टॉपिक का नेम है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स टैक्स। तो देखिए, बिजनेस है तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस तो होती ही हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड भी करना है। अब कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो हम इस सेशन में सीखेंगे एंड उसके अलावा हम समझेंगे सेल्स टैक्स का एरिया। डोंट वरी बच्चों, हम यहाँ पर टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं बट टैक्स को अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया आने वाला है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरियाज ऑफ योर एफए पेपर, जो कि फोर शॉर्ट टेस्ट होता है, विच इज बीआरएस। तो ये भी आज के सेशन में हम कवर करेंगे। लाइक जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइस, अगर आप में से किसी ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है एंड अगर आप में से किसी को रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज चाहिए, तो वो वीडियो भी यहीं पर ही अवेलेबल है हमारी यूट्यूब की आधार सीरीज में। आप जाइए, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे आधार बैच में। तो अब समझते हैं कि आज के दिन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम कवर करने वाले हैं कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज एंड उसके अलावा हम करने वाले हैं पेटी कैश ट्रांजैक्शन, सेल्स टैक्स कैसा होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है एंड देन फिर उसके बाद हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं एंड वो डिफरेंस क्यों आता है, और बैंक रिकंसिलिएशन करने का प्रोसेस जो है हम समझेंगे। फिर इसी के साथ जो है आज का सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज के दिन का मोटिव हमारा क्या है कि हमें ये समझना है कि कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती हैं हमारे लेजर अकाउंट्स में। अब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, इनको रिकॉर्ड करना है, सेल्स टैक्स है उसको समझना है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलग अलग होती हैं, जिसमें कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, पेटी कैश, ये सब कुछ जो है आज के दिन का एजेंडा है हमारा। और गाइस, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम आज कवर कर लेंगे, ताकि अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, आप लोगों को रिवीजन करनी है, आप लोग एग्जामिनेशन बैकग्राउंड से हो, तो इन बेसिक टॉपिक एरियाज को जो है आप समझ सकें। तो चलिए फिर आज का पहला टॉपिक एरिया टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? देखिए, अगर बात करूं लाइक समझने की, तो हमें ये समझना है कि आपके पास बिजनेस में कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होती हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। तो देखिए, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज, पैसे देने, पैसे आने, ये सब कुछ बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अब इस चैप्टर का बेसिकली बेसिक आइडिया क्या है कि कभी भी बिजनेस कुछ भी बाय करता है या बेचता है, तो वहां पर हो जाती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे सपोज करो, मैंने जो है, ठीक है, एक बिजनेस है, बिजनेस ने जो है गुड्स दी हैं, ठीक है, अब ये गुड्स कितनी है, 10,000 की है, बिजनेस ये गुड्स दी हैं 10,000 की, तो ये ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करना है। तो यस, अंडर डबल एंट्री सिस्टम वी नो दैट लाइक फॉर एवरी एंट्री वी हैव अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। तो हम डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो करके चलते हैं एंड टोटल डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सब कुछ भी हमें चाहिए। तो यस, अब इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं ये सारी की सारी तरह की ट्रांजैक्शन की, कैश सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या होगा, परचेजेस क्या होगा, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। अब मान के तो हम यही चल रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होने वाली हैं, दे विल बी ऑन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि आज की डेट में हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ही फॉलो करते हैं। एक रूल, वैसे तो हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, एसेट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, एसेट एंड एक्सपेंसेस, इनको मुझे क्या करना होता है, डेबिट करना होता है व्हेन दे इंक्रीज। एंड देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकम
एंड लायबिलिटी, इनके केस में मुझे क्या करना होता है, क्रेडिट करते हैं जब ये बढ़ते हैं। ये आपको जो है रूल पता होने चाहिए। इन रूल्स की हेल्प से हम जो है अपनी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड करते हैं। ना जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ एफए के पेपर में, एफएफए के पेपर में ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी लाइक बिजनेस है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पे चलता है। एंड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि सेल्स मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल, जर्नल लेजर, एंड ये सारी की सारी चीजें नॉर्मली क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है, मतलब कि अगर आप एंट्री एक जो सिस्टम में डालोगे, एक मॉड्यूल में डालोगे, तो जर्नल लेजर ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। तो आपको जो है वो खुद से करने की जरूरत नहीं करनी है। जैसे कि सपोज करो एक बिजनेस है, उसने क्रेडिट सेल्स की 5,000 की, तो आपने सेल इनवॉइस जो है सेल मॉड्यूल में डाला, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर दिया रिसीवेबल टू सेल्स। आपको नॉर्मली ये मैनुअल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। बट यस, लाइक हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि बैंक जो ट्रांजैक्शन होती हैं, दे आर अज्यूम्ड नोट टू बी इंटीग्रेटेड विद जर्नल लेजर। तो इसीलिए बैंक की ट्रांजैक्शन को जो है मैनुअल एंट्री में हम करके चलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बैंक जो है इंटीग्रेटेड नहीं होता है, और इसको हम मैनुअल एंट्री के साथ करके चलते हैं, एंड बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं। नाउ अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं मैम। आगे बढ़ेंगे, हम जो है एंट्रीज़ को समझेंगे, कैसे-कैसे ये एंट्रीज़ होती हैं। तो जैसे भी लाइक अगर कोई भी कस्टमर है, उसने इमीडिएट पेमेंट कर दिया है, व्हिच इज़ अ कैश सेल ट्रांज़ैक्शन। तो इसको अगर मैं बोलूँ, कैश सेल ट्रांज़ैक्शन में क्या होता है, मीन्स कि कस्टमर ने गुड्स खरीदा, सर्विस ली एंड इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है। तो यस, कस्टमर ने अब मुझे कुछ नहीं देना है। अब क्या होगा कि मैंने सपोज़ करो 1,000 की गुड्स दी कैश पे, तो मुझे उसी टाइम 1,000 मिल गया, तो मैं क्या करूँगी, कैश एंड बैंक जो भी इन दोनों में से होगा उसको डेबिट कर दूँगी, और सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूँगी, जिससे कि मेरी इनकम भी बढ़ी और बैंक बैलेंस बढ़ा। बैंक जो होता है एसेट होता है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री जो है ऐसे पास होगी, कैश से एसेट बढ़ा है तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है तभी डेबिट हुआ है। तो आप लाइक यही मेरा इसमें रूल चलता है। तो अमाउंट जो है इसको अगर मेरे सपोज करो, अगर किसी भी कस्टमर ने पैसे देने होते, तो वो मेरे रिसीवेबल में होता, यानी कि क्रेडिट सेल्स के केस में। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी क्रेडिट सेल्स के केस में अगर एंट्री होती, तो क्रेडिट सेल्स मीन्स कि कस्टमर ने गुड्स लिया पर पैसा जो है बाद में देगा, तो कैश इमीडिएटली नहीं आ रहा है। बिजनेस अपने आप में रिसीवेबल क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मैंने अगर आपको 2,000 की गुड्स जो है दी हैं, उधारी में दी हैं, तब कस्टमर ने मुझे वो 2,000 रुपए देने हैं, तो इसमें रिसीवेबल जो कि एक एसेट ही है वो बढ़ जाएगा, एंड सेल्स तो मेरी क्रेडिट होनी है, तो वो मेरी एंट्री चलेगी। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, दैट इज मनी ओड टू द कस्टमर, ओड टू द बिजनेस बाय इट्स कस्टमर। तो यही है, लाइक इसको अगर आप लिखना चाहते हो, ओड वाला बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल्स को हम कैसे बोलते होते हैं, कस्टमर ओज अस मनी, यानी कि कस्टमर ने मेरे पैसे देने हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, विच इज द सेल्स रिटर्न। मैंने कुछ गुड्स दी, अब वो कस्टमर को पसंद नहीं आई, मे बी एक्स्ट्रा पहुंच गई, मे बी डिफेक्टिव थी, तो वो मुझे गुड्स वापस दे रहा है। तो जैसे सपोज करो, मे बी देयर वर डैमेज गुड्स, मे बी द रॉन्ग गुड्स, मे बी द सेंड्स गुड टू द रॉन्ग क्वांटिटी, ज्यादा दे दी, ऐसा भी हो सकता है। अब बिजनेस इस वाले केस में क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, ताकि प्रीवियसली इशू कस्टमर का इनवॉइस जो है वो कम हो जाए। मैंने उसको 100 रुपए का इनवॉइस दिया होगा, ठीक है, अब उसने मुझे 10 रुपए की गुड्स वापस दे दी, तो अब तो कस्टमर ने मुझे 90 रुपए देने हैं ना। तो यस, क्रेडिट नोट टेल अस दैट यू नो लॉन्गर ओ अस दिस अमाउंट, कि अब तुमने मुझे ये पैसे नहीं देने हैं, तो कस्टमर का रिसीवेबल बैलेंस जो है कम हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विद क्रेडिट नोट कस्टमर रिसीवेबल बैलेंस इज डिक्रीज्ड, ये हो जाता है। नाउ अब जैसे सपोज करो, अगर मेरे पास, और अगर इसी में देखा जाए कि अगर मुझे लाइक सेल्स रिटर्न की, देखिए सेल्स नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको उल्टा करना है, एंड रिसीवेबल मेरा क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये बेसिकली ये ऑपोजिट एंट्री, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
ठीक है, एंट्री को ध्यान से देखिए, बिकॉज़ सेल्स को मुझे कम करना है एंड इनकम को भी कम करना है, तो इसीलिए मैं उल्टा बनाती होती हूँ। ठीक है, एंड अब इसी में क्या होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि ना लाइक एडिशनल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से भी बना के चलते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो एडिशनल अकाउंट बनाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाता है एंड रेट रिसीवेबल, तो ईयर एंड के टाइम पे सेल्स रिटर्न्स को सेल्स में से डिडक्ट किया जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने आपको 5,000 की सेल्स की, 2,000 का रिटर्न किया, तो नेट सेल तो 48,000 लाइक 5,000 2,000 तो 3,000 का हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर सेपरेटली मुझे नहीं बोलते हैं तो आप नॉर्मली सेल्स टू रिसीवेबल कर दोगे। अपने आप को फालतू में हमें जो है इन्वेस्ट नहीं करना है एक्स्ट्रा एडिशनल अकाउंट्स में। सो अब अगर हमने क्रेडिट सेल की थी तो लाइक पैसे तो कभी ना कभी आएंगे, तो नाउ सपोज कस्टमर हु प्रीवियसली बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, नाउ दे आर फाइनली पेइंग अस, तो अब उस वाले केस में सपोज करो कोई कोई पर्सन जे है, ठीक है, तो अब वो जे पर्सन है, उसने मेरे पैसे देने थे 2,000 रुपए, अब वो 2,000 रुपए मुझे दे रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट में दे रहा है। अब इससे होगा क्या, अगर वो मुझे पैसे दे देगा तो पैसे आएंगे, जब पैसे आते हैं तो क्या होता है, लाइक बैंक जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, लाइक कस्टमर पेइंग, तो जब कस्टमर पे कर रहा है तो बैंक इंक्रीज होगा एंड देन फिर उससे होगा क्या, ट्रेड रिसीवेबल जो है मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रिसीवेबल। ये नई सेल नहीं है, ये ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड थी, बस आप जो है मनी कलेक्ट कर रहे हो जो कि किसी ने पहले देनी थी, ये यही हुआ है। अब उसके बाद एंट्री आप देख सकते हैं, बैंक एंड कैश इंक्रीज, रिसीवेबल मेरा कम हो गया, आपको वो कम करके चलना है। फिर उसके बाद आती है कैश परचेजेस के ऊपर, तो आपको परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं हम। कैश परचेज क्या होता है कि मींस बिजनेस कुछ खरीद रहा है एंड इमीडिएट पेमेंट कर रहा है, यहाँ पर कीवर्ड क्या है, इमीडिएट पेमेंट। तो अब यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट वाले को क्या कहते हैं, कैश परचेज। तो अब मैंने इमीडिएट पेमेंट कर दिया, जैसे कि सपोज करो मैंने 1,000 की गुड्स खरीदी और मैं इमीडिएटली पे कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। परचेजेस क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस बढ़ा है तो मैं डेबिट कर रही हूँ, एंड कैश और बैंक जा रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो दैट्स वाई इसको मैं क्रेडिट कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ ऐसे ही क्या होगा, क्रेडिट परचेज भी होगी। क्रेडिट परचेज क्या होता है कि मीन्स बिजनेस ने कुछ खरीदा, ठीक है, बट पैसे जो है वो लेटर ऑन डेट में देगा, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट, तो ये क्या है, मेरी क्रेडिट परचेज है। तो इस वाले टाइम पे परचेजेस तो मुझे रिकॉर्ड करना है, बट अभी पैसे नहीं जा रहे, तो मैं कैश को तो क्रेडिट नहीं कर सकती हूँ ना। तो फिर यहाँ पर मैं ट्रेड पेबल करूंगी, दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर मी, कि हाँ जी मुझे पैसे देने हैं फ्यूचर में, परचेजेस टू पेबल ये मेरी एंट्री होगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको ये नहीं पता होगा कि पेबल क्या होता है। पेबल इज अ लाइक मनी दैट बिजनेस ओज टू सप्लायर। दिस इज मेरा लाइक पेबल, जैसे कि रिसीवेबल कस्टमर ने मेरे देने थे एंड मनी मेरे पास आएगा, पेबल मैंने किसी को देने हैं, तो मनी विल गो आउट। तो आप ऐसे समझ सकते हो ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। अब कैश और क्रेडिट सेल्स के बीच और परचेजेस के बीच का डिफरेंस तो यही है कि पे इमीडिएटली और लेटर, एंड पेबल्स के केस में मेरे लिए जो है लायबिलिटी बैलेंस जो है इंक्रीज होके जाता है। नाउ मैम लाइक जैसे क्रेडिट लाइक सेल्स का रिटर्न होता था, परचेज का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लाइक मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मे बी मैं एक्स्ट्रा खरीद आई, मे बी डिफेक्टिव था, तो यस बिजनेस इज रिटर्निंग गुड्स टू इट्स सप्लायर, यानी कि मैं उसके सेलर को गुड्स अब मैं वापस कर रही हूँ। तो अब मे बी गुड्स डैमेज थी, रॉन्ग गुड्स आ गई, इनकरेक्ट क्वांटिटी की आ गई, तो सप्लायर जो है बिजनेस को एक क्रेडिट नोट देके चलता है, दैट मीन्स कि बिजनेस को अभी जो है वो पैसा नहीं देना है।
तो आप जैसे सपोज करो कि मैंने 1000 की गुड्स खरीदी हैं एंड मैं वो गुड्स जो है वापस कर रही हूँ, उनमें से 200 की गुड्स वापस कर रही हूँ, तो अब बिजनेस का पेबल बैलेंस मुझे कम करना है उस अमाउंट से, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पेबल्स टू परचेजेस। पेबल मेरा कम हो जाएगा, दैट मीन्स की लायबिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी, परचेजेस मेरी जो है डिक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंसेस भी मेरे कम हो जाएंगे। तो मेरे को ऐसे ही एंट्री करनी है, पेबल्स टू परचेजेस, ये भी क्या है, रिवर्स एंट्री ऑफ परचेजेस है। अब यहाँ पर भी एक बात कॉमन चलती है, जैसे कि लाइक अगर हम यहाँ पर देखें ना, बहुत बार क्या होता है कि परचेज रिटर्न अकाउंट भी वैसे ही बनता है, सेपरेट परचेज रिटर्न अकाउंट। तो वहां पर अगर परचेज रिटर्न अकाउंट होगा ना, तो फिर वहां पर हम क्या करते होते हैं, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में क्या करती होती हूँ, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जैसे मेरा लाइक सेल्स के केस में था, यहाँ पर भी यही होता है, एंड कल को फिर इसको नेट ऑफ हम कर देते होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट टू सप्लायर। अब हम अपने सप्लायर को भी तो पेमेंट कर रहे हो सकते हैं, सपोज करो मैंने अपने सप्लायर को पैसे देने हैं, तो अब इस वाले केस में क्या होगा, पेबल का बैलेंस कम होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा, तो वो ऐसे होगा, मैंने सप्लायर को पे किया, पेबल बढ़ा एंड बैंक भी कम हुआ। अब देख सकते हो। अब ये ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट साइकिल हो गया, आपको लाइक साइकिल तो समझ में आ गया कि परचेज वगैरह ये सब कुछ क्या है। अब उसके बाद ना एक ट्रांजैक्शन मेरे पास आती है पेटी कैश की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, पेपर में ना ये आ जाता होता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देती होती हूँ कि पेटी कैश को लेके क्वेश्चन जो है बन के आते हैं। So petty cash, it's a small amount of cash which is kept in the business for small everyday expenses, जैसे कि postage, taxi, stationery, office expenses। तो बेसिकली बिजनेस क्या करता है, बैंक को पेमेंट नहीं करता एवरी टाइम, बिजनेस को जो है छोटे छोटे पैसे बैंक में से थोड़ा ना निकालेगा, 5 रुपए 10 रुपए, आज की डेट में तो चलो हम पेटीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, साइड पे रखा हुआ छोटा मोटा पैसा। अब यहाँ पर हम करते होते हैं पेटी कैश फ्लोट। ठीक है, तो मनी विच इज केप्ट इन पेटी कैश बॉक्स इज कॉल्ड पेटी कैश फ्लोट। ठीक है, ये देखो, तो मनी विच इज केप्ट, तो जैसे सपोज करो बिजनेस ने सोचा कि ये 100 रुपए रखने हैं उस बॉक्स में, तो पेटी कैश फ्लो फ्लॉट के है 100 रुपए हैं, एंड ये कैश जो है नॉर्मली सिक्योरिटी में लोकर में रखा जाता है। अब जो हमारे सोर्सेज अगर मैं बात करूं पेटी कैश के क्या क्या होते हैं, मैम कहाँ कहाँ से आता है, एक होता है स्मॉल कैश रिसिप्ट से, सम टाइम बिजनेस रिसीव स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश, जैसे कि कस्टमर ने लाइक कंपनी की फोटोकॉपी यूज की और जो है उसने मुझे 5 रुपए दे दी, तो 5 रुपए को पेटी कैश में मैं ऐड कर दूंगी। दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है ये क्या है। मतलब कि बिजनेस क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेटी कैश रखता है एंड रेगुलरली उसको रिप्लेनिश करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डिसाइड टू फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, हर महीने का 1000 2000 5000 जो भी है फिक्स्ड है। तो इम्प्रेस सिस्टम में अब होगा क्या, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट जो है कैश को हमने मेंटेन करके रखना है। जैसे सपोज करो पेटी कैश हमने बोला 100 रुपए का है, ड्यूरिंग द वीक 100 में से लाइक जैसे कि सपोज लाइक फ्लोट जो है मेरा 100 का है। ठीक है, मैंने स्टेशनरी में अगर मैं बोलूं, स्टेशनरी में लगा दिए 10, टैक्सी में लगा दिए, इसको थोड़ा महंगा कर लेते हैं 20, एंड टी में लगा दिए, अब काम वाले हैं हम तो हम जो चाय भी पियेंगे इसको एवरेज रख लेते हैं 15। तो अब रिमेनिंग कैश कितना रह गया, इसमें से इसको माइनस किया, अब हमने ये यूज की है। ठीक है, तो यूज है हमने ये किया है, तो रिमेनिंग कैश अगर मैं देखूं, तो मैंने 45 स्पेंड किया है, तो मेरे पास कितना रह गया, 55 रह गया मेरा रिमेनिंग कैश। तो अब वीक के एंड में या मंथ के एंड में, ठीक है,
फिल दैट यूज्ड 45 अमाउंट। तो जितना यूज हो गया वो कर दो और उसको ओरिजिनल अमाउंट 100 पे वापस ले आओ। ठीक है, तो यही हमें करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास अगर रिप्लेनिशमेंट यानी कि उसको भरने की बात करी जाए तो वो क्या है, इम्प्रेस्ड अमाउंट, मतलब कि जो मेरी कैश ऑलरेडी है प्लस पेटी कैश वाउचर, वाउचर्स मीन जितना यूज हो गया है वो दोनों का टोटल मुझे उसमें हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक जैसे सपोज करो कि अभी वीकेंड नहीं हुआ है तो मेरे पास उस 100 रुपीज का हिसाब किताब होना चाहिए, कैसे, विद द फॉर्म ऑफ वाउचर्स। तो ऐसा हमारा सिस्टम उसमें चलना चाहिए। आई होप नाउ एवरीवन इज क्लियर विद दिस। तो जैसे कि अगर इसको एग्जांपल्स में देखिए, देखिए ये मेरे पास फिक्स अमाउंट थी, इतना हमने क्या किया, खर्चा किया, ये सबका टोटल है खर्चों का, एंड एंड ऑफ द वीक 32 बचा है। तो बेसिकली 68 जो है आप बैंक से निकालोगे, ऑब्वियसली अपने ही लोगे, किसी और से तो नहीं लेके आओगे, एंड उसको टॉप अप कर दोगे यानी कि फिल कर दोगे 100 तक का, ताकि वो बैलेंस जो है मेंटेन कर सके। ठीक है, मेंटेन दैट इंप्रेस्ड अमाउंट बैलेंस, मेंटेन दैट फ्लोट अमाउंट। ठीक है, फ्लोट को मेंटेन करके रखना है। अब ऐसे ही हमारे पास नॉन इम्प्रेस सिस्टम भी होता है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेटी कैश रिप्लेनिशमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, क्योंकि कई बार हमसे पूछी जा सकती है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, तो बेसिकली जब आप सपोज करो ये 68 ट्रांसफर कर रहे हो बैंक से पेटी कैश में, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी पेटी कैश, एंड क्रेडिट क्या करूंगी, क्योंकि मैं बैंक से पैसे निकाल रही हूँ बैंक। ठीक है, तो ये एंट्री करनी है, मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है और दूसरी तरफ मेरा बैंक भी एसेट है वो भी कम हुआ, तो अपना पैसा अपना ही अलग पे रखा है। यहाँ पर हम ये सिस्टम चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द नॉन इम्प्रेस सिस्टम। नॉन इम्प्रेस सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। बिजनेस जो है एक नेसेसरी रिप्लेसमेंट नहीं करता है कि जितना यूज हुआ उतना ही भरना है। तो जैसे सपोज करो कि बिजनेस ने डिसाइड किया कि मैं 30 रुपए पेटी कैश हर एक हफ्ते डालूंगी। ठीक है, तो सपोज करो उसमें से जो है लाइक रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट टेकन ऑफ, तो ये हमने डिसाइड किया, मतलब कि नॉट फिक्स्ड। ठीक है, बैलेंस नॉट फिक्स्ड। तो अब यहाँ पर सपोज करो कि अभी उस 30 में से 20 जो है यूज हुए हैं, तो अब फिर भी मैं हो सकता है 30 रिप्लेनिश करूं, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम में भी मैं 30 ऐड कर दूं, मैं भी कम करूं, जैसे भी है। तो इम्प्रेस सिस्टम में एक्चुअल अमाउंट जितनी यूज हुई है वही मैं भरूंगी, एंड नॉन इम्प्रेस सिस्टम में रिप्लेनिश करूंगी, जो कि हमने प्री डिटरमिन अमाउंट या पॉलिसी है कि हर बार नो मैटर कम यूज हुआ ज्यादा यूज हुआ आपको 30 30 30 50 50 50 जो भी है वो भरना है। तो ये हमारा उसका पीछे का लॉजिक होता है। तो एंट्री तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि पेटी कैश रिप्लेनिशमेंट की एंट्री क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको पीछे लिखवाई थी वही है। तो मैम ये पेटी कैश हम रिकॉर्ड करते क्यों हैं? देखिए ये छोटी-छोटी अमाउंट्स है, एंड व्हाई वी आर बॉदरिंग टू रिकॉर्ड देम। देखिए बिजनेस को कैश के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बूंद-बूंद करके सागर बनता है ना, कहते हैं, ये बिल्कुल वही बात है। क्योंकि पेटी कैश रिकॉर्ड बना के रखोगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है वाउचर के साथ रखोगे और कैशियर जो है ऑथराइज करके रखेगा। ठीक है, तो आपको ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड करके रखनी है, एंड हर एक पेटी कैश का बैलेंस जो होता है टोटल होता है, एंड एक्सपेंस जो होते हैं जर्नल लेजर अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फ्रॉड नहीं होगा, एक्सपेंसेस हम जो है देख सकेंगे, एविडेंस हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो एज अ एविडेंस रहेगा हर एक पेमेंट का मेरे पास वाउचर होना है। तो वाउचर क्या है कि जब कभी भी मनी हम निकालते हैं ना पेटी कैश में से, तो वाउचर बनाया जाता है। जैसे सपोज करो कि मैंने 20 रुपए टैक्सी के लिए निकाले हैं, तो वाउचर में होगा कि किस डेट को कितनी अमाउंट, कहाँ का क्या रीजन था आपने निकाला है, एंड किसने निकाले हैं, एंड ऑथराइजेशन साइन वगैरह होगा। इससे एक्चुअल में प्रूफ होगा कि यस कि ये मनी निकाला गया था, एंड दैट वाज फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली। ठीक है, तो ये लाइक हम इसमें जो है रिकॉर्ड करके चलते हैं, एंड इसकी मंथली रिकॉर्डिंग हम करके चलते हैं। पेटी कैश को टोटल किया जाता है, एक्सपेंस ढूंढे जाते हैं, एक्सपेंस का टोटल किया जाता है, जर्नल लेजर में वो डाल दिया जाता है। तो ये आपको समझ के रखना है कि ये मेरा हॉल प्रोसेस जो है पेटी कैश को लेके चलता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ दिस। नाउ अब आता है एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट विच इज सेल्स टैक्स।
सो सेल्स टैक्स के बारे में किस किस को पता है? अब मैं टैक्स तो नहीं पूछ रही हूँ आपसे, डोंट वरी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ बेसिक सी बातें समझनी है। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, नेट अमाउंट, ग्रोस अमाउंट, ये चार बेसिक सी बातें समझ लीजिए एंड देन द टॉपिक इज डन। अब इसमें चारों चीजें हैं क्या? सबसे पहले तो ये समझते हैं सेल्स टैक्स क्या है। सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स या सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है मैम, सेल्स टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। इसको हम ना एक इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं बिकॉज बिजनेस जो है यूजुअली क्या करता है, कलेक्ट करता है इस टैक्स को कस्टमर से एंड देन फिर ये पैसे जो है वो गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, क्योंकि हम जो है ये पैसे आगे गवर्नमेंट को देने वाले हैं। जैसे सपोज करो एक शॉप है, वो टेबल बेचती है 100 रुपए से, प्लस 20% उसमें टैक्स है, तो कस्टमर तो मुझे क्या करेगा, 100 प्लस 20%, यानी कि कस्टमर जो है मुझे पे करेगा, कस्टमर क्या करेगा, 120 देगा, है ना। अब शॉप जो है अपने पास तो 100 ही रखेगा ना, तो शॉप जो है 100 रखेगा एंड 20 पेड टू गवर्नमेंट। तो ये टैक्स अथॉरिटीज को दिया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस कलेक्ट कर रहे हैं सेल्स टैक्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यही हमारा सिस्टम है। अब उसके बाद मेरे पास होती हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, आपको ये समझना है कि आपको जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जनरली चार्ज किया जाता है पर्सन या कंपनी की इनकम या प्रॉफिट, ये वैसे जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कोई गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है, जैसे कि सेल्स, वैट, जीएसटी, ये है। अब बिजनेस एक टैक्स कलेक्टर की तरह से काम करता है। बिजनेस जब रजिस्टर्ड होता है सेल्स टैक्स के लिए, तो वो एक टैक्स कलेक्टर की तरह से काम करता है। बेसिकली क्या है, जब बिजनेस गुड्स बेचता है तो वो उन गुड्स के ऊपर सेल टैक्स लगाता है एंड इसको क्या बोला जाता है, आउटपुट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, आउटपुट टैक्स। ठीक है, ऑन सेल्स। अब दूसरी तरफ बिजनेस जब परचेज करता है तो वो अपने सप्लायर को पे करके आता है। ठीक है, टैक्स टू द परचेजेस, ऑन परचेजेस पे टू सप्लायर। ठीक है, तो ये है। अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का तो हम ये समझ गए। जब आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा मेरे इनपुट टैक्स से, यानी कि मैंने पैसे ज्यादा ले लिए एज कंपेयर टू जितने मैंने पे करके आया हूं, तो उस वाले केस में मुझे अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट को देनी है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। बट अगर इनपुट टैक्स ज्यादा है मेरे आउटपुट टैक्स से, यानी कि मैं पहले से ज्यादा पे करके आया हूं और अब कस्टमर ने मुझे कम दिए हैं, देन उसमें मैं क्या करूंगी, क्लेम करूंगी अथॉरिटी से, फिर वो मेरे लिए क्या है, एज ए एसेट की तरह से वर्क करेगा। तो आउटपुट टैक्स क्या होगा, बिजनेस ने कस्टमर से जो है चार्ज किया है एंड ये पैसा मैं आगे गवर्नमेंट को दूंगी। ठीक है, तो यही हमें समझना है। इनपुट टैक्स क्या है कि मैंने बिजनेस ने लाइक सेल्स टैक्स पे किया है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये एक किस्म का मेरे लिए एज अ एसेट होता है। तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इनपुट टैक्स कब आता है, ऑन परचेजेस, आउटपुट टैक्स आता है सेल्स पे। जो इनपुट टैक्स होता है उसको बिजनेस पे करता है, आउटपुट टैक्स को बिजनेस चार्ज करता है। एंड लाइक जो इनपुट टैक्स है वो रिसीव कौन करता है, सप्लायर रिसीव करता है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, कस्टमर हमें पे करता है। एंड इनपुट टैक्स अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यस वी कैन रिक्लेम इट, बट आउटपुट टैक्स जो है हमें अथॉरिटीज को देना ही पड़ता है। इनपुट टैक्स एज अ एसेट रखते हैं एंड आउटपुट टैक्स एज अ लायबिलिटी रखते हैं। तो इनपुट टैक्स एज अ एसेट है तो ऑब्वियसली वो डेबिट होगा, और आउटपुट टैक्स एज अ लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट ही होगा। आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस वाइज। ठीक है जी, अब इसी के लिए आपके पास लाइक जो है कुछ एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हो एक हसन की। तो हसन इज द ओनर ऑफ स्टेशनरी शॉप एंड इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स। हसन ने क्या किए हैं, कुछ बॉक्सेस हैं पेंसिल के, अपने सप्लायर से लिए हैं। सेल्स टैक्स पेड फॉर द परचेजेस, इनपुट टैक्स। हसन विल रिकॉर्ड द सेल्स टैक्स इन the sales tax ledger account, and the debit side as the input can be reclaimed from the tax authorities। तो जैसे कि मैंने आपको बताया
कि यस कि हम जो है रिक्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स अथॉरिटी से। तो ये बेसिकली सिचुएशन क्या है, मेरी एक स्टेशनरी शॉप है, मैं सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हूँ, मैं पेंसिल खरीद के आती हूँ अपने सप्लायर से एंड मैं सेल्स टैक्स दे के आती हूँ परचेज पे। तो वो जो सेल्स टैक्स दे के आती हूँ ऑन परचेजेस, ठीक है, तो वो क्या है, वो मेरे लिए एक इनपुट टैक्स है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिक्लेम कर सकती हूँ टैक्स अथॉरिटी से। तो इनपुट टैक्स जो होता है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, वो मेरे लिए क्या है, एसेट होता है। ठीक है, वो मेरे लिए एसेट होता है, तो इसीलिए इसको मैं क्या करती होती हूँ, डेबिट साइड में जो है रिकॉर्ड करती होती हूँ। एंड अब दूसरा केस क्या है, जैसे सपोज करो दूसरे स्टेप में मैं सेल कर रही हूँ पेंसिल को, तो मैं पेंसिल अनदर किसी शॉप को दे रही हूँ एंड उसके ऊपर मैंने टैक्स चार्ज किया होगा, और जो टैक्स मैंने चार्ज किया होगा, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। ठीक है, अब वो जो आउटपुट टैक्स है, बिकॉज हसन को जो है ये टैक्स जो है कल को अथॉरिटीज को पे करना है, तो आउटपुट टैक्स जो होता है, ठीक है, आउटपुट टैक्स जो होता है दैट इज अ लायबिलिटी होता है, एंड वो लायबिलिटी होता है तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। फिर पीरियड एंड में क्या होगा, आप क्या करोगे, दोनों का टोटल करोगे, कंपेयर करोगे आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से। सपोज करो एग्जाम्पल, आउटपुट टैक्स क्या है, 5K है, ठीक है, एंड इनपुट टैक्स क्या है, 3500 है। तो यानी कि मेरे पास टैक्स पेबल बैठता है, कितना बैठता है, 1500 का। ठीक है, तो अब 1500 हसन ने टैक्स अथॉरिटीज को पे करने हैं। ये आपको डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। एंड आपको ग्रॉस वर्सेस नेट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कि आपको ग्रॉस एंड नेट के बारे में पता है। सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन में डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बट यस अभी आपको कुछ लाइक कंट्री वाइज रूल्स नहीं याद करना है। तो ये ग्रॉस और नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे होता है। तो नेट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अमाउंट मीन्स प्राइस बिफोर द सेल्स टैक्स। ठीक है, तो नेट अमाउंट क्या होता है एंड ग्रॉस अमाउंट क्या होता है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि कोई टेबल है, ठीक है, वो 250 का था बिफोर द सेल टैक्स। ठीक है, हसल एक सोल ट्रेडर है, वो फर्नीचर बेच रहा है अपनी शॉप से। सेल्स टैक्स का रेट क्या है, 20% है। ठीक है, तो टेबल के बेस पे करें एंड नेट प्राइस क्या है, 250 है। तो नेट प्राइस सेल्स जो है होता है बिफोर होता है। ठीक है, तो बेसिकली बिफोर, जस्ट अ मिनट, तो नेट अमाउंट इज बिफोर, नेट अमाउंट क्या है, बिफोर है, तो इसके ऊपर टैक्स जो है ऐड होगा। सो टैक्स एडिड इन नेट एंड नेट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस। ये हमें समझना है। ठीक है, तो यस अगर सपोज करो सेल्स टैक्स 20% है एंड नेट प्राइस इज ऑलवेज 100%, तो सेल्स टैक्स क्या होगा, हमारा 100 प्लस 20, मतलब 20 विल बी माई टैक्स, एंड ग्रॉस अमाउंट क्या होगा, 100 प्लस 20 दैट इज 120। ये आपको समझ के चलना है। और अगर ग्रॉस मेरे पास गिवन है तो ग्रॉस माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट, ग्रॉस माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट। ये आपको समझ के चलना है। नेट हमेशा 100 ही होता है। ठीक है, तो ग्रॉस अगर 300 है, सेल्स टैक्स मुझे गिवन है, तो मुझे सेल्स टैक्स या फिर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको बेसिकली आप 300 का 20% नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो 300 में टैक्स अमाउंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दैट ग्रॉस इज 120%। ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 20% वो उसमें इंक्लूडेड है। तो अब मैं क्या करूंगी, 20 डिवाइडेड बाय 120 करूंगी सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, एंड देन फिर मैं ग्रॉस में से टैक्स माइनस करूंगी एंड मैं नेट से करूंगी। मैं ये डिवाइड क्यों करती हूँ, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को,
अगर टैक्स जो है 20% है तो आप ये सोचोगे कि मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई में कर रही हूँ, बिकॉज 20% जो है कैलकुलेट किया जाता है नेट अमाउंट के, क्योंकि नेट जो होती है वो 100% होती है। तो आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर अगर आप टैक्स ग्रॉस से निकाल रहे हो, ग्रॉस इनटू टैक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। ठीक है, तो ये आपका रेट होना चाहिए। तो मैं नेट एंड ग्रॉस के फॉर्मूलास में आपको लिख देती हूँ। वैसे ये बहुत ही बेसिक है, बट आपको पता होना चाहिए क्या है कि सेल्स टैक्स अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे होगा, नेट इनटू टैक्स। और अगर मुझे ग्रॉस है, ठीक है, तो ग्रॉस के केस में मैं क्या करूंगी, नेट प्लस सेल्स टैक्स। ग्रॉस क्या होता है, नेट प्लस सेल टैक्स, ग्रॉस अमाउंट ये होती है। तो मैं ये ध्यान में रख कर सकती हूँ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर ग्रॉस अमाउंट गिवन होगी तो मैं कैसे करूंगी, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस इनटू टैक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स रेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सेल्स टैक्स कैश सेल्स हो, क्रेडिट सेल हो, परचेजेस हो, पेमेंट रिसिप्ट के केसेस में जो है हम निकाल सकते हैं। नाउ जर्नल एंट्री कैश एंड क्रेडिट सेल्स जो होगी, अगर मैं इसी में ही देखूं तो कैश, ठीक है, कैश या रिसीवेबल टू सेल्स टैक्स। ठीक है, तो मेरी एक है सेल्स टैक्स इज अ लायबिलिटी। ठीक है, सेल्स टैक्स इज अ लायबिलिटी, तो मेरी एंट्री ऐसे होनी चाहिए। एंट्री देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या मान के चलते हैं, ये इंटीग्रेटेड है एंड ऑटोमेटिकली पेमेंट होगी। अच्छा, अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न के ऊपर। कमिंग टू द सेल्स रिटर्न एरिया, देखिए हमने पहले भी बात किया था कि सेल्स रिटर्न कब होता है, जब हम जो है लाइक गुड्स कस्टमर को देते हैं और वो हमें वापस कर रहा है। तो अब सेल्स रिटर्न की विद सेल टैक्स अगर एंट्री देखी जाएगी तो मेरे को सेल्स को अगर मैं डेबिट कर रही हूँ तो सेल्स टैक्स को भी डेबिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं लायबिलिटी को कम कर रही हूँ। ठीक है, लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही हूँ। एंड देन क्योंकि ये क्यों लायबिलिटी को रिड्यूस क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि अब मुझे इनकम टैक्स अथॉरिटीज वालों को कम पैसे करना है एंड मैं साथ साथ अपने रिसीवेबल्स को भी कम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपने रिसीवेबल्स को भी कम कर रही हूँ। ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमारे पास कैश एंड क्रेडिट परचेसेस के केस में भी चलता है। परचेज का जैसे उसके केस में, वहां पर परचेज के केस में भी है। तो परचेजेस विद सेल्स टैक्स के केस में अगर चलूं तो क्रेडिट परचेजेस हैं, उसमें भी हमारा सेल्स टैक्स होगा, और सेल्स टैक्स की जो अमाउंट होती है वो इनपुट टैक्स होती है। इनपुट टैक्स जो होता है वो मेरे लिए एसेट होता है, ये भी हमें पता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, अब आप इसको ध्यान में रख के चलिए, विद द सेल्स टैक्स। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है। सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, इसको नाम सेल्स टैक्स देते हैं, चाहे ये है लाइक परचेजेस के ऊपर है और ये एसिड है। एंड क्रेडिट क्या कर रही हूँ, कैश एंड ट्रेड पेबल, यानी कि मैं अपने एसिड को कम कर रही हूँ एंड लायबिलिटी को जो है बढ़ा रही हूँ विद द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द अमाउंट। अब यहाँ पर जैसे कि अगर मैं परचेज रिटर्न करूंगी तो क्या होगी, पेबल्स। ठीक है, सेल्स टैक्स को क्रेडिट कर रही हूँ, देखिए सेल्स टैक्स को क्रेडिट कर रही हूँ, कौन से वाला, परचेज वाला, ताकि मैं अपनी एसेट की अमाउंट जो है कम कर सकूं एंड क्रेडिट कर सकूं परचेज रिटर्न। एंड नाउ आई हैव टू मेक पेमेंट टू द टैक्स अथॉरिटीज। तो अभी ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि अगर आउटपुट टैक्स ज्यादा है मेरे इनपुट टैक्स से, तो आउटपुट टैक्स जो है ज्यादा है इनपुट टैक्स से, तो बिजनेस जो है क्या करेगा, बिजनेस विल पे। और अगर इनपुट टैक्स ग्रेटर है आउटपुट टैक्स से, तो उस वाले क्या केस में क्या होगा कि हमारे पास जो है बिजनेस को रिफंड मिलेगा। बिजनेस जब पेमेंट करता है बैलेंस टू टैक्स अथॉरिटीज के लिए होता है, तो मेरी एंट्री क्या होती है, डेबिट सेल्स टैक्स, क्रेडिट कैश एंड बैंक। और जब बिजनेस के पास जब रिफंड आता है टैक्स अथॉरिटी से, तो डेबिट कैश एंड बैंक एंड क्रेडिट में क्या करती होती हूँ, सेल्स टैक्स करती होती हूँ।
सो सेल्स टैक्स क्या है? टी अकाउंट है जिसमें सारी एंट्रीज जो है पोस्ट होती हैं उसके बाद। तो कैसा दिखता है आप एक बार ये अकाउंट जो है देख लीजिए। इसमें आपको दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको वो दिख रहा होगा, बट यू शुड नो। अभी इसी के बेस पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं। एक स्टोर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देता है, सेल्स टैक्स जो है एप्लीकेबल है, लाइक क्या है, दैट ऑपरेट्स एट 10%। मार्च ओ सेल्स टैक्स अथॉरिटी इतना सेल्स टैक्स का एंड परचेज ट्रांजेक्शन का। 21 मार्च को क्या हुआ, उसने एक टेलीविजन बाय किया, क्रेडिट पे बाय किया जिसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड था। तो इसी में क्या होगा, 330 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, अगर मुझे टैक्स की अमाउंट निकालनी है। तो मैं एंट्री क्या करूंगी, रिसीवेबल पैसे लेने हैं, ठीक है। तो सेल्स को तो मैं नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करती होती हूँ, एंड देन फिर बाकी बचा हुआ सेल्स टैक्स, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, आगे जाके मैं पे करूंगी। 22 मार्च को क्या हुआ, फिर मैंने डीवीडी प्लेयर जो है बाय किया सप्लायर से, नामिता ऑन क्रेडिट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो ये क्या है, मेरी नेट अमाउंट है। तो इसके ऊपर जो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली जो है टैक्स निकाल लूंगी, 15 का मेरा टैक्स आ जाएगा। तो परचेजेस खर्चा है, डेबिट सेल्स टैक्स क्योंकि ये मेरा एसेट है, एंड क्रेडिट ट्रेड पेबल क्योंकि पैसे तो पूरे देने हैं, ठीक है। ये पैसे जो है मुझे लाइक पूरे देने हैं। एंड फिर 31 मार्च को क्या होगा, मैं टैक्स अथॉरिटीज को जब पैसे दूंगी तो मैं क्या करूंगी, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वट एवर द अमाउंट इज, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे अगर हम बढ़ेंगे कि मैंने अगर कैश सेल की है कस्टमर को 440 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो इसमें से मैं सेल्स टैक्स की अमाउंट निकालूंगी, कितने की है, 40 की है, तो कैश टू सेल्स एंड टू सेल्स टैक्स। फिर अब आगे क्या होगा, रोहन ने अपने सप्लायर को दिया है 330 रुपए पे किए हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, सेल्स टैक्स जो होता है सेल्स और परचेज के टाइम पे आता है। तो जब पेमेंट आ रही है या जा रही है उस वाले केस में हमें क्या करना है, एंड याद रखना रोहन मेरा कस्टमर था। तो यस, तो मेरे पास कैश आया, कैश पूरा आया, एंड रिसीवेबल मैं कम कर दूंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है वर्डिंग का, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, एंड देन द अकाउंट इज क्लोज्ड। वेरी इजी। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड डिस्काउंट। किस किस को ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में पता है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट बहुत इजी कंसेप्ट है। ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, इन दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, गाइस प्लीज कमेंट ऑन दिस। देखिए बहुत बार क्या होता है, ये कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट जिसमें कि सपोज करो कि लाइक मेरे को जो है डिस्काउंट को पहले समझना है। डिस्काउंट क्या है कि मेरे नॉर्मल प्राइसेस में रिडक्शन। डिस्काउंट मैं अपने नॉर्मल प्राइसेस में रिडक्शन कर रही हूँ। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बिकॉज कस्टमर इज बाइंग सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ वॉल्यूम। तो ये किसके बेसिस पे होता है, अगर मैं बोलूँ तो क्वांटिटी का डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी का डिस्काउंट होता है, अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं। एंड अब एक और डिस्काउंट होता है मेरे पास, सेटलमेंट डिस्काउंट, दैट इज बेस्ड ऑन व्हेन पेमेंट इज मेड, ठीक है। अगर कस्टमर जल्दी जल्दी पैसे दे देगा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो उसको सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। अब ट्रेड डिस्काउंट होगा क्या, एक इसमें खासियत हमें याद रखनी है, इट्स द रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस, आपको ये बात याद रखनी है, गिवन टू अ कस्टमर, बिकॉज वो इकट्ठे ले रहे हैं, कहते हैं ना बल्क वाले कस्टमर, होलसेल वाले कस्टमर, या वो रेगुलर कस्टमर है, या फिर वो नेगोशिएट कर रहा है एक स्पेशल प्राइस पे। जैसे सपोज करो प्राइस था 1000 रुपए, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 100 रुपए का हो गया, एंड अमाउंट एक्चुअली इनवॉइस कितनी होगी, अमाउंट इनवॉइस कितनी होगी, लाइक बिल में से, लाइक जो बिल की अमाउंट है माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज द, लाइक जैसे सपोज करो 1000 का था, मैंने ट्रेड डिस्काउंट 100 का दिया, तो ये मेरे पास लाइक जो है 900 की अमाउंट जो है होके आ गई, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट प्राइस, दिस इज मेरा लिस्ट बिल, लिख रही हूं मैं इसको। तो अब एक बात याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए, ट्रेड डिस्काउंट को ना मैं सेपरेटली कहीं पे नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर। मतलब अब ये क्या है कि आप जो ट्रांजैक्शन है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हो, ठीक है।
ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट चलता है। तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है मैपल लीफ की, ठीक है, बहुत बेसिक्स एग्जांपल है कि मैपल लीफ अ होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम, उसके पास एक्सपेंसिव कैटलॉग है प्रोडक्ट की, लिस्ट प्राइस क्या है न्यू फ्रेग्रेंस का 40। मैपल लीफ ऑफर अ रिटेल ओनर 25% का डिस्काउंट दे रहा है वो 10 बॉटल के ऊपर, एंड 40 रुपए एक बॉटल का प्राइस है। तो 40 इंटू 10 400 की बॉटल हुई, बट उसको 25% का डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि 400 में से 25% हम लेस करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे। तो यस, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैश टू क्रेडिट सेल्स, ये हम ध्यान में रख रहे हैं। ये क्रेडिट सेल में भी हो सकता है, कैश सेल में भी हो सकता है। ठीक है, अब बाद में देखो उसको 30 डेज की पेमेंट का टर्म मिला है क्रेडिट सेल्स पे, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, रिसीवेबल टू सेल्स। अब उसके बाद मैपल लीफ ने 5 बॉक्स खरीदे हैं आई क्रीम प्राइमर के, लिस्ट प्राइस कितना है 150 का है, एंड द परचेज ऑफ 3 बॉक्सेस एंड अबव इंटाइटल द कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एंटायर परचेज। तो देखिए 5 खरीदे हैं, 3 से ज्यादा खरीदोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बॉक्स कितने का है 150 का, तो मैंने कितने बॉक्स खरीदे हैं 5, 5 इंटू 150 लेस 10%, तो मैंने परचेजेस कितनी है 675 की है। तो परचेजेस टू कैश, और ये कैश वाली थी, तो ठीक है। अब उसके बाद अगर सपोज करो अगर मुझे इसी केस में मुझे 1 मंथ का टाइम मिला होता, तो मैं क्या करती होती, परचेजेस टू पेबल, यानी कि बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये मुझे चाहे जो कैश हो या फिर क्रेडिट सेल हो, वो दोनों केसेस में लगता है, एंड ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ही होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज बिजनेस जो है कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ये पैसे हमें आएंगे और कस्टमर जो है ओरिजिनल प्राइस पे जो है पे करेगा। तो यही हमें इसमें जो है ध्यान में रखना है। तो अभी हमने देखो बायर का पर्सपेक्टिव भी देख लिया, सेलर का पर्सपेक्टिव भी देख लिया। देखो सेल हो या परचेज हो, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही दिखाना है, दैट इज टेक इट बिफोर रिकॉर्डिंग इट। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का रूल चलता है। आई होप ट्रेड डिस्काउंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया विच इज माय सेटलमेंट डिस्काउंट, जिसका नाम ही सेटलमेंट है, उस केस में क्या होगा। नाम जिसका सेटलमेंट है, यानी कि हम सेटल की बात करें, इसको ना हम प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। सेटलमेंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि तब दिया जाता है जब कस्टमर जो है मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट कर देगा। तो जैसे सपोज करो कि आपका इनवॉइस जो है लाइक 1000 रुपीज का है, एंड आपने एक टर्म रखी है कस्टमर के साथ कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे। तो अगर कस्टमर हमें 10 दिनों के अंदर पेमेंट करेगा तो हम कैसे दिखाएंगे, 1000 - 50, वो 5% का डिस्काउंट, तो 950, और कस्टमर अगर पेमेंट लेटर करेगा तो वो 1000 ही होगा। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी के बेस पे होता है, बट सेटलमेंट पेमेंट के टाइमिंग के बेस के ऊपर होता है। ट्रेड डिस्काउंट को मैं इनवॉइस के नाम से जाती हूँ, और सेटलमेंट डिस्काउंट को मैं ये देखती हूँ कि यस कि कस्टमर पेमेंट कर रहा है या नहीं। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है डिडक्ट होता है बिफोर द अकाउंटिंग, एंड सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कस्टमर के ऊपर ऊपर। ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बट सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है मेरे सेल्स और परचेजेस को अफेक्ट कर सकता है, एंड ट्रेड डिस्काउंट जो होता है अप्लाई किया जाता है कैश एंड क्रेडिट पे, एंड सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है अप्लाई किया जाता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो ये अप्लाइड ओनली ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किया जाएगा, उसके होगा कि अगर जो है मेरे को अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज एट द डेट ऑफ द सेल सेलर को नहीं पता है कि इसकी कस्टमर जो है पे अर्ली करेगा या फिर डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा। तो इसी के लिए हम जैसे कि IFRS 15 रेवेन्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि सेल को मैं एस्टिमेशन के बेस पे करती हूँ कि इसकी कितनी अमाउंट मुझे एक्सपेक्टेड है आने में। तो सेलर क्या कंसीडर करता है कि पास्ट कस्टमर का क्या बिहेवियर है, एक्सपीरियंस कैसा है, क्या चांस है, एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीजें देख के चलते हैं, उसी के बेस पे जो है हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो ये उसके बेस पे ही हम चल के चलेंगे ना। अभी जो है लाइक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, एक एग्जांपल है साइमल सेल्स अर्थर, तो एस ने ए को कुछ गुड्स बेची हैं 500 की,
ऑन क्रेडिट पे, और उसको 5% का डिस्काउंट दे रहा है कि अगर तुम पेमेंट जो है 7 दिनों के अंदर अंदर कर दोगे। ठीक है, तो 500 का 5% यानी कि 25 का डिस्काउंट। ठीक है, 25 का डिस्काउंट होगा, और साइमन को लगता है कि वो एडवांटेज लेगा, तो आपको क्या एंट्रीज करनी है लेजर में, अगर वो डिस्काउंट लेता है या नहीं लेता, क्योंकि उसको तो लगता है ना। अब अगर वो लेगा तो उसमें पेमेंट की अमाउंट जो आएगी 475 आएगी, और अगर वो नहीं लेता है तो वो पूरी की पूरी अमाउंट आनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों केसेस में अमाउंट के केस में डिफेक्ट होता है। तो बेसिकली अगर मुझे लगता है कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेगा, तो इनिशियल सेल एंट्री जो होगी मैं कैसे करूंगी, नेट करके दिखाऊंगी, यानी कि उसमें से सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस करके दिखाऊंगी। तो मेरी एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल टू सेल्स। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है, तो मैं यही करके चलूंगी। एंड व्हाट हैपन इफ द कस्टमर एक्चुअली टेक दिस, तो अगर वो टेक कर लेता है 7 डेज के अंदर अंदर वो पेमेंट कर लेता है, तो मेरे पास पैसे पूरे आएंगे, कैश टू रिसीवेबल, बात ही खत्म। बट अगर वो ये डिस्काउंट नहीं लेता है तो वो पूरे के पूरे पैसे देगा, और मेरे को लगता था कि वो तो डिस्काउंट ले लेगा। तो उस वाले केस में मैंने क्या किया था, ठीक है, मैंने एंट्री की हुई थी रिसीवेबल टू सेल्स, मैंने एंट्री की हुई थी 475 की अमाउंट से। अब रिसीवेबल जितना डेबिट किया था मैं उतना ही क्रेडिट करूंगी, तो यस दिस इज 475, तो वो मेरे को रिमूव करना है। एंड अब तो वो पूरे पैसे देगा, दैट इज 500, बिकॉज वो लेट पेमेंट कर रहा है, फुल मनी, कॉज पेइंग लेट। एंड फिर मैं क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ सेल्स, जो कि एक मेरी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये मेरी जो है बैलेंसिंग फिगर है, तो ये जो एडिशनल है वो मेरी सेल्स में ही बन जाएगी। अब एक और देखते हैं, हैना कहते बेचती है जेगो, ठीक है, 650 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड ऑफर हर टू टेक 15% डिस्काउंट विद इन द 2 वीक्स। ठीक है, तो अब देखिए लाइक हैना है, ठीक है, वो जे को बेचती है, गुड्स बेचती है, एंड ऑफर 15% का डिस्काउंट कि अगर तू 2 हफ्तों के अंदर पेमेंट करता है, और हैना को नहीं लगता है कि यस वो एडवांटेज लेगा, दैट मीन्स कि वो पेमेंट लेट करेगा। ठीक, तो अब मुझे क्या काउंटिंग एंट्रीज करनी है कि आप कि वो 30 डेज के अंदर पेमेंट करे, यानी कि विद इन टर्म, एंड द क्रेडिट टर्म, एंड या फिर वो जल्दी पे करे। ठीक, अब उसको नहीं लगता है, तो यानी कि सेटलमेंट डिस्काउंट जो है 15% है, विच इज डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं दैट इज 97.5, ये मेरा डिस्काउंट की अमाउंट है। अब उसको नहीं लगता है ना, तो वो रिकॉर्ड करेगी ओरिजिनल सेल विच इज 650। ठीक है, यहाँ पर बात होनी चाहिए 650 की, तो यहाँ पर मैं एंट्री करूंगी रिसीवेबल टू सेल्स। ठीक है, तो है ना, डज नॉट एक्सपेक्ट टू टेक अप द सेटलमेंट डिस्काउंट, तो अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, इग्नोर करते हुए होगी, तो वो क्या होगी, रिसीवेबल टू सेल्स। अगर वो सच में ही 30 डेज में करता है तो कैश टू रिसीवेबल। ठीक है, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, अकॉर्डिंग टू माई थॉट। बट अगर वो जल्दी पे कर देता है, अब उसको सेटलमेंट डिस्काउंट मिलना चाहिए 97.5 का, और पैसे जो है वो 552.5 देगा। ठीक है, तो अब वो जो है कस्टमर जो है वो डिस्काउंट के केस में दे रहा है, तो अब मेरे पास पैसे तो इतने आने चाहिए, बट मैंने सेल्स जो है रिकॉर्ड की हुई है यहाँ पर, कितनी की हुई है, 650। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स को कम करना पड़ेगा, तो सेल्स को कम करना है तो सेल्स को डेबिट करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सेल्स को डेबिट करूंगी, एंड फिर उसके बाद कैश जितना आ रहा है वो लिखूंगी, एंड रिसीवेबल जितना मैंने डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट करूंगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, सेल्स को डेबिट इसलिए ही की है बिकॉज सेल्स की इनकम जो है कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो इसलिए डेबिट किया है। नाउ अगर इसको परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हो, तो अभी तो हमने लाइक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हो, यानी कि सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव हुआ है। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, परचेजर का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, तो अब देखिए, अब आपको सेलर को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आप अब बायर हो, तो ये ज्यादा इजी स्टेटमेंट है। ये एक बेसिक से रूल के ऊपर है कि जब कोई भी परचेजर इनवॉइस को लेता है तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है परचेजेस को फुल इनवॉइस अमाउंट पे। ठीक है, तो बेसिकली एट द पॉइंट ऑफ परचेज क्या होता है, फुल अमाउंट इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज परचेज एज एक्सपेंस।
ठीक है, तो अभी जैसे सपोज करो चाहे मुझे एक्सपेक्टेड भी है कि मैं डिस्काउंट ले लूंगी, इनवॉइस 100 का है, डिस्काउंट सपोज करो 5% है, तो परचेज की डेट पे मैं क्या करूंगी, परचेजेस टू पेबल पूरा का पूरा जो है 100 रख के चलूंगी। अब अगर बाद में सपोज करो मेरा मन हो गया कि मैं सेटलमेंट डिस्काउंट ले लूं और ये एडवांटेज ले लूं, तो अब मैं वो कब करूंगी, पेमेंट के टाइम पे करूंगी। ठीक है, तो अब वो मैं पेमेंट के टाइम पे करूंगी, तो वो अगर मैं अर्ली पे कर रही हूँ, 5 का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, कैश पे मैं 95 करने वाली हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होगी, पेबल्स पूरा का पूरा डेबिट, क्योंकि मैंने पूरा क्रेडिट किया था। कैश क्रेडिट करूंगी डिस्काउंट के बाद वाला, एंड डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट जो है मैं कर दूंगी। तो जैसे कि पेबल्स मैंने 100 एंड कैश में क्या करूंगी, लाइक क्रेडिट 95 एंड यहाँ पर मैं कर दूंगी 5। तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी एंट्री, पहले जो मैंने एंट्री की होगी वो पूरी की हुई होगी, परचेजेस टू पेबल एट पॉइंट ऑफ परचेज। तो आई गेस इससे सबको आइडिया जो है लग गया होगा। तो यही अमाउंट यही है, जैसे मैंने आपको 100 वाली अमाउंट बोली है, केएस की 100 की गुड्स खरीदी हैं, 5% का डिस्काउंट है, वो टाइम पीरियड के अंदर दे रहा है या टाइम पीरियड के बाद दे रहा है। तो यस, रिकॉर्ड परचेज फुल प्राइस पे, परचेजेस टू पेबल, एंड देन अगर कैश पेमेंट टाइम पीरियड के अंदर कर रहा है, डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव, ये मुझे मिला है तो ये रिसीव्ड होगा। तो जैसे कि आपको एंट्री मैंने बोली ट्रेड पेबल, क्योंकि मैंने जो है क्रेडिट फुल किया था, सो मैं डेबिट जो है लाइक पूरा करूंगी। सो दिस इज हाउ द एंट्री इज बीइंग रिकॉर्डेड। और अगर वो टाइम पीरियड के बाद देती है फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, हमने तो लाइक उसमें रिकॉर्ड किया ही नहीं था, तो पेबल्स टू कैश मेरी एंट्री होगी। तो बस एक बात याद रखनी है परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि परचेजेस जो होती है ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द फुल अमाउंट इनिशियली। यही मुझे देखना है, डिस्काउंट ले लिया तो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो जैसे भी था वैसे एंट्री हो गई ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिस्काउंट जो है इकट्ठे आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करो कि आपके पास, ठीक है, सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है बेस होता है अमाउंट इनवॉइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसको हम समझते हैं कैसे होगा, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। एक सिंपल सी बात समझते हैं कि सपोज करो एक गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, 100,000, ठीक है, एलपी 1000 एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। सेटलमेंट डिस्काउंट कितना है, 3%। अब सेटलमेंट डिस्काउंट जो होगा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो मैं ट्रेड डिस्काउंट कितना करूंगी, टीडी कितना है मेरा, 50, ठीक है। तो अब प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना है, ठीक। तो अब जब सेटलमेंट डिस्काउंट लगना है ना, तो वो किस पे लगेगा, 950 का 3% ऐसे लगेगा, दैट इज 28.5। ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर दोनों ही डिस्काउंट हो जाए तो 950 माइनस लाइक 28.5, ये करने के बाद बेसिकली सेटलमेंट डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, अमाउंट एक्चुअली इनवॉइस के ऊपर होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले करोगे फिर सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। तो बैंक रिकंसिलिएशन बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक भी है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस टॉपिक से डर भी लगता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो बैंक रिकंसिलिएशन क्या है, देखो आपको इसमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है बिजनेस के बैंक लेजर के अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट के साथ। एंड ये दोनों बैलेंस ना अल्टीमेटली मैच होने चाहिए, बट दे माइट बी इनिशियली डिफरेंट। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में डिफरेंट हो सकते हैं दोनों, वो क्यों हो सकते हैं उसके हम रीजंस भी समझेंगे। बट आपको ये देखना है कि ये दोनों बैलेंस जो है मैच होने चाहिए। अब ये क्यों अलग हो सकते हैं मैम, देखो ये डिफरेंस आने का रीजन हो सकता है मे बी देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, की बिजनेस वाले और बैंक वाले अपनी अपनी ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करें, एंड मे बी देयर कुड बी एरर, कुछ गलती हो गई या फिर कुछ ट्रांजैक्शन जो है छूट गई।
ठीक है, तो दोनों में से किसी ने एक वो ट्रांजैक्शन में गलती की है। अब बैंक रिकंसिलिएशन हमें प्रिपेयर क्यों करनी है? ठीक है, तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एरर ढूंढ सकते हैं, मैं मिसिंग ट्रांजैक्शन समझ सकती हूँ, मैं पॉसिबल फ्रॉड समझ सकती हूँ, मैं कैश की एक्यूरेसी समझ सकती हूँ, मैं मेक श्योर कर सकती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेक्ट बैलेंस है। तो बैंक रिकंसिलिएशन मतलब मुझे ये चेक करना कि हमारे बैंक जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, जो वो जो बैंक का रिकॉर्ड है वो मैच कर रहा है बैंक के रिकॉर्ड से, मतलब कि मेरा बैंक का रिकॉर्ड मेरी बुक्स में कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 50,000 होने चाहिए, तो क्या सच में मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं? तो मुझे ये देखना है। ठीक है, तो बैंक इससे हम ये देखते हैं, तो बेसिकली ये दोनों तरीकों से हो सकते हैं। एरर्स क्यों हो सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन 2 बार हो गई, कोई गलत अमाउंट हो गई या किसी भी केस में हो गया। कोई ट्रांजैक्शन छूट गई जिसके कारण ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन ये कुछ-कुछ एरियाज़ हैं जिसके कारण हमें समझ में आता है, वो क्या है? देखिए एरर्स ना बिज़नेस के बैंक में भी हो सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन 2 बार हुई है, रॉन्ग अमाउंट गई है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, तो उसको मुझे करेक्ट करना है। दूसरा क्या हो गया ओमिशन, ओमिशन मीन्स पूरी तरह से छूट गई है, मतलब रिकॉर्ड नहीं की। जैसे सपोज करो कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक वालों ने मेरे पे चार्जेस काटे हैं, बट मैंने तो लिखा ही नहीं ना, रिकॉर्ड भी नहीं किया मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में, मुझे पता ही नहीं है। सो बैंक वालों ने रिकॉर्ड किया है, मैंने नहीं किया, तो इसीलिए जो है ये मैच नहीं हो रहा, और इसीलिए मुझे क्या जरूरत है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। एक बात यहाँ पर हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जिसने रिकॉर्ड नहीं की वही रिकॉर्ड करे। अब यहाँ पर आती है बात, एक डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप वर्ड्स देख पा रहे हो। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मीन्स कि हमने ना, हम क्या है, हम अकाउंट होल्डर है, हमने इंस्ट्रक्शन दी है बैंक को कि आप फिक्स्ड पेमेंट रेगुलरली करते रहो। जैसे कि 500 रुपए, $500 लैंडलॉर्ड को हर महीने देते रहो। बैंक इसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा, बट अब मैंने तो उनको बोल दिया मुझे टाइम नहीं मिलता। अरे मुझे करने का टाइम नहीं मिलता, तो हो सकता है रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अपने बैंक लेजर को अपडेट करना है। अपडेट बैंक लेजर, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन क्या है, बैंक टेल द फिक्स्ड अमाउंट एट अ प्री डिटर्मिन्ड डेट टू द थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल, पेइंग लैंड लॉर्ड एवरी मंथ। अब ऐसा ही कुछ सिमिलर सा होता है हमारे पास डायरेक्ट डेबिट। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, बस हल्का सा मीनिंग में डिफरेंस है। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, इससे ना हम थर्ड पार्टी को अलाउ करते हैं कि आप ना मनी कलेक्ट कर लो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में से। जैसे कि मंथली टैक्स जो बिल होता है, हमारा टेलीफोन बिल होता है, तो अमाउंट ये फिक्स्ड भी हो सकती है, ये वेरिएबल भी हो सकती है। तो बैंक वाले इसको रिकॉर्ड करें, बट बिजनेस हैज नॉट रिकॉर्डेड। बैंक रिकॉर्डेड, बट business has not recorded it। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करो बैंक लेजर। इस वाले केस में अब फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, डिसऑनर चेक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ने बिजनेस को दिया है एक चेक, ठीक है, एंड बिजनेस इसको डिपॉजिट करता है। इनिशियली हो सकता है बिजनेस ने एंट्री रिकॉर्ड की होगी बैंक टू रिसीवेबल, हाँ ना, डिसऑनर चेक, तो मैंने इनिशियली एंट्री कर दी होगी कि बैंक टू रिसीवेबल, बट बाद में बैंक वाले कहते हैं कि ये चेक तो ना बाउंस हो गया है। दैट मीन्स कि कस्टमर जो है पे ही नहीं करना है, उसने तो ऐसे लिख दिया ये तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, ये कुछ भी है। तो अब इस वाले केस में बिजनेस को रिवर्स करने की जरूरत है। सो बिजनेस नीड टू रिवर्स इट। तो अब इसमें मेरी एंट्री क्या आएगी, रिसीवेबल्स टू बैंक। मेरी एंट्री ये आएगी। अब चेक बाउंस क्यों होता है, इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। मे बी हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, मे बी चेक की डिटेलिंग इनकरेक्ट है, मे बी कोई और बैंकिंग इशू है। तो ये क्या है कि बिजनेस ने एक्चुअली मनी रिसीव ही नहीं की है, ये हमारे पास हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे पास आते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। उसमें अलग अलग केसेस हैं।
जिसमें मेरे पास आता है अनप्रेजेंटेड चेक। सपोज करो बिजनेस ने कोई चेक लिख के दिया अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को, सॉरी, 500 का। ठीक है, बिजनेस ने रिकॉर्ड कर दिया होगा कि यस कि मैंने 500 रुपए दिए ए को, बट सप्लायर अभी डिपॉजिट कराने ही नहीं गया। अब वो डिपॉजिट कराने नहीं गया तो मेरे बैंक से पैसे तो कटे नहीं। तो यस, बिजनेस के लेजर में तो ये है कि मेरे लाइक पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो बिजनेस के लेजर में पेमेंट है। ठीक है, बट बैंक स्टेटमेंट में ये पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि सप्लायर ने जो है अभी चेक बैंक को लेके नहीं गया। तो ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक है। तो ये है क्या? एक टाइमिंग डिफरेंस है। इसलिए इसको लाइक नेसेसरीली ये गलत तो नहीं है। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। रिकंसिलिएशन मींस मैचिंग में जाएगा कि अच्छा ये एंट्री छूट गई थी इसलिए। तो ये नॉर्मली बैंक लेजर में एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, रिकंसिलिएशन में हम इसमें करेंगे। अब ऐसे ही मेरे पास आता है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। मैम, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट क्या होता है, आप ये भी बता दीजिए। देखिए, लाइक ये ना ऑपोजिट सिचुएशन है। सपोज करो मेरे पास चेक आया। ठीक है, चेक पेमेंट रिसीव हुई है एंड फिर ये बैंक में डिपॉजिट हो गई। बिजनेस ने तो रिकॉर्ड कर दिया बट बैंक वालों ने प्रोसेस नहीं किया। अगलों का लंच टाइम चल रहा था, छुट्टियां आ गई या जो भी हो गया। तो यानी कि बैंक लेजर में रिसिप्ट है, बट मेरी बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए हुए नहीं है। ये क्या है? लॉजमेंट, आए हुए नहीं है। तो ये भी क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है। तो ये भी कहां पर आना चाहिए? इन बैंक रेक। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस है, बैंक रेक में ही आना चाहिए। फिर ऐसा ही मेरे पास होता है डायरेक्ट क्रेडिट। कई बारी कुछ पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में हो गए, कुछ अच्छे दोस्त हमारे बैंक अकाउंट में हमें पैसे दे देते हैं। तो इट में टेक टाइम बिफोर द बिजनेस इज रिकॉर्डिंग, हमें पता ही नहीं है किसने दिए हैं। तो दिस कैन क्रिएट अ टाइमिंग डिफरेंस। इसके पीछे का लॉजिक है कि ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ टाइमिंग है। तो वो बैंक रिकंसिलिएशन में ही रहे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर मेरे पास एक ग्लोबल क्वेश्चन आता है कि जब कभी भी आप डिफरेंस देखते हो ना बैंक स्टेटमेंट में और बैंक लेजर में, आपको बस अपने आप से एक बात पूछनी है कि क्या बिजनेस ने इसको रिकॉर्ड किया है। अगर नहीं तो बैंक लेजर में करो, एंड अगर बिजनेस ने प्रोसेस की है बट बैंक ने नहीं की है इसको प्रोसेस, ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन में जाएगा। यही बस आपको समझना है, इसी का ही बस एक लॉजिक वाला जो है एरिया है। आप अगर चाहो तो मैं ये यहाँ पर लिख भी सकती हूँ आप लोगों की नॉलेज के लिए कि हाँ जी, हम इसको कैसे जो है कर सकते हैं। लेट मी ऐड लाइक शीट इनसाइड दिस। तो मैं एक जो है एक शीट ऐड करके आप लोगों को जो है ये बता देती हूँ कि कैसे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सो व्हेन यू सी डिफरेंस, ठीक है, इन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक लेजर, ठीक है, तो आपने इसको ये देखना है कि क्या बिजनेस ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इसी के बेस पे अगर नहीं अगर हाँ, ठीक है, इस बेस पे अब आपका जो है डिसीजन जो है आएगा। अगर नहीं तो अपडेट करो बैंक के लेजर को, और अगर हाँ तो बैंक ने नहीं किया है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस वाले केस में क्या है कि बैंक ने इसको प्रोसेस नहीं किया है।
तो इस वाले के में क्या करूंगी, बैंक रेक में जाऊंगी। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आपके पास इसके बाद आएंगे बैंक रिकंसिलेशन के प्रिपरेशन के स्टेप्स। सो आई लेट यू नो द स्टेप्स। मैं पहले इसको 4 स्टेप्स को अपनी तरफ से आपको इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ। तो पहला मेरा काम क्या होगा, चेक करना ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो क्या ये मैच हो रहे हैं? फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में मैं क्या करती हूँ, कंपेयर करती हूँ ट्रांजैक्शन को। इनमें मैं देखूंगी, मतलब इसमें मैं क्या देखती हूँ, कोई एंट्री मिसिंग है, कोई एरर है, कोई बैंक चार्जेस है, कोई इंटरेस्ट है, कोई डिसऑनर चेक है। फिर तीसरे में मैं क्या करती होती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अपना बैंक लेजर को करेक्ट करती हूँ। ठीक है, मतलब कि वो वाली ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ने नहीं रिकॉर्ड की है। देन उसके बाद कैलकुलेट करूंगी रिवाइज बैंक लेजर। एंड देन फिर मैं क्या करूंगी, फिफ्थ स्टेप में बीआरएस बनाऊंगी। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर रिमेनिंग डिफरेंस। अब इसमें क्या होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, या फिर कोई बैंक के एरर्स। मींस कि बैंक से साइड से कोई छूटी हुई चीजें होती हैं, वो यहाँ पर होती हैं। तो ये देखिए, यही सारे लाइक स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। यू कैन हैव अ लुक एट द स्टेप्स। सो बैंक लेजर हो गया, बैंक स्टेटमेंट को देखो, एडजस्टमेंट करो, करेक्ट करो बैंक स्टेटमेंट के। एंड देन अब बैंक रिकंसिलेशन का फॉर्मेट कैसा दिखता है, आप ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, उसमें से अनप्रेजेंटेड चेक माइनस किए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट जो है ऐड किए जाते हैं, प्लस माइनस बैंकिंग एरर्स एंड बैंक लेजर के बैलेंस तक हम जो है पहुंच सकते हैं। सो नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन, कि कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है। सो अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, लाइक बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है। देखिए, हम अनप्रेजेंटेड चेक को माइनस क्यों करते हैं। देखिए, सपोज करो बैंक का स्टेटमेंट कहता है 10,000 रुपए, बट बैंक ने, बिजनेस ने एक चेक लिख दिया 2,000 का, और बैंक ने उसको प्रोसेस ही नहीं किया, तो बैंक का स्टेटमेंट में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं एज कंपेयर टू मेरे लेजर के हिसाब से, जो कि सही है। तो इसीलिए मुझे उसको माइनस करना है। एंड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट को मैं क्यों ऐड करती हूँ, इसके पीछे का आप लॉजिक समझो, कि बैंक की स्टेटमेंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, और बिजनेस में वो पैसे 1,000 रुपए का सपोज करो वो डिपॉजिट आया है, बट बैंक ने उसको प्रोसेस नहीं किया है। तो बैंक की स्टेटमेंट में पैसे कम है। ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट में पैसे कम है एज कंपेयर टू बैंक के लेजर, तो इसीलिए हम उसको जो है ऐड करते हैं। लॉजिक उसके पीछे का ये होता है। तो ये हमारे बैलेंस जो है मैच होंगे रिपोर्टिंग डेट पे, यही हम करना चाहते हैं। सो अब इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। बहुत ही इजी सी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। टैबी का क्वेश्चन है। सो टैबी इज अ कंपनी दैट सेल्स चिल्ड्रन क्लोथिंग टू क्लोथिंग रिटेलर विद द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून को। क्या हुआ, टैबी को पास बैंक स्टेटमेंट आई, जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस था 23,325। टैबी वेयर के बैंक लेजर में जो है डेबिट बैलेंस है, मतलब वो तो चलो ऑपोजिट चलता है, एंड दैट इज अ 17,970। तो ये दोनों का डिफरेंस है, आप डिफरेंस देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, 5,355 का। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 5,355। तो बैंक के परस्पेक्टिव से क्रेडिट बैलेंस इज द पॉजिटिव बैलेंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ,
टैबी ने कोशिश की कि ढूंढे क्या इशू है। अब पहला डिफरेंस जो हमारी समझ में आया कि उसने ना पेमेंट की थी 20,110 की 29 जून को। अब वो पेमेंट जो है बैंक की स्टेटमेंट में नहीं आई है, तो दैट मीन्स इट्स अनप्रेजेंटेड चेक एंड दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस। तो इसका रैक कहाँ से होना चाहिए? बैंक रैक में होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक और भी लाइक बैंक रिकंसिलेशन में होना चाहिए, इसीलिए जर्नल एंट्री नहीं चाहिए बैंक लेजर में, क्योंकि बिजनेस ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, बिजनेस ऑलरेडी डन इट, सो नो जर्नल एंट्री। ये भी मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अब दूसरा क्या है कि कैबीवियर कंपनी बैंक ने रिसीव किया है 10,935 का 30 जून को एंड सिमिलर रिसीप्ट हैड नॉट अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। ये आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है ना, पैसे आने की बात है कि रिसिप्ट आई हैं और बैंक वालों ने नहीं किया, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है, तो ये भी कहां पर आना चाहिए? बैंक रेक में आना चाहिए। इसकी भी हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक जो है बैंक की एडजस्टमेंट नहीं करनी है, बिकॉज बैंक वालों बिजनेस वालों ने ऑलरेडी इसको कर दिया है, तो बैंक लेजर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में इन एरर की बात है, यानी कि इनकरेक्टली की है 625। तो बैंक की स्टेटमेंट में एरर है, बिजनेस ने ये पेमेंट की ही नहीं है, तो बैंक रिकंसिलेशन में आएगा। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन में आएगा क्योंकि एरर से हुआ है। अच्छा, अब एक है स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि जैसे सपोज करो कि फोन के बिल की 2300 की पेमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट में है, बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए अपने लेजर पे। हम भूल गए ना, तो हम ही करेंगे। तो बिजनेस को अपने लेजर को अपडेट करने की जरूरत है, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक। ये मैं एंट्री जो है करूंगी। ठीक है, हमने नहीं किया तो हम लेजर में करेंगे। ऐसे ही एक एंट्री है डिसऑनर चेक की। डिसऑनर चेक हुआ है क्रेडिट कस्टमर से 4895 का। टैबी बियर ने इसको बैंक कर दिया है, बट बैंक ने इन्फॉर्म किया कि कस्टमर के पास इनसफिशिएंट फंड था, वो पैसे नहीं पे कर पाए। तो दैट मींस कि 895 की अमाउंट है, कस्टमर का चेक जो है एक्चुअल में हो गया बाउंस एंड बिजनेस ने इसको रिकॉर्ड कर दिया होगा कि पैसे आ चुके हैं। ठीक है, बिजनेस ठीक, तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, रिसीवेबल्स टू बैंक एंट्री जो है मुझे करनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैं अपने जो लेजर है बैंक के लेजर को मैं अपडेट करूंगी। अपडेट हमने किया, अब जो है बैलेंस मेरे पास आया 14,775, यू कैन सी। अब डिफरेंस अभी भी है, लेजर करने के बाद डिफरेंस है, पहले लेजर करते होते हैं, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये बैंक का बैलेंस है एंड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है जो कि मेरे पास गिवन थे। अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करूंगी, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट जो है ऐड करूंगी, एरर से पैसे डिडक्ट हुए हैं तो ऐड करूंगी। ठीक है, तो ये हमने किया है। ठीक, एंड उसके बाद ये बैलेंसेस जो है मैच हो गए हैं। तो अभी तक का अगर मैं आपको समराइजेशन बोलूं कि बैंक लेजर को कब मैं एडजस्ट करती हूँ, जब बिजनेस ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, डिसऑनर, डायरेक्ट क्रेडिट, अगर वो छूटा है तो। बैंक रिकंसिलेशन तब करते हैं जब बिजनेस ने रिकॉर्ड किया है बट बैंक ने नहीं किया है, जैसे कि अनप्रेजेंटेड या फिर आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट या फिर कोई बैंक वालों की गलतियां। ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक मतलब कि बिजनेस ने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी है, बैंक ने नहीं किया है, तो रिकंसाइल करेंगे। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, बिजनेस ने रिसिप्ट रिकॉर्ड की है, लॉजमेंट मींस रिसिप्ट, बैंक ने नहीं की है, रिकंसिलेशन करेंगे। बैंक की एरर, बैंक की गलती, रिकंसिलेशन करेंगे। बाकी सब कुछ हम जो है बैंक लेजर में लेके जाएंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। आई होप अब आपको जो है सारी लाइक एरिया जो है पता चल चुकी हैं, एंड इसी चैप्टर के आप जो है स्टडी हब के, ठीक है, स्टडी हब के जो है क्वेश्चन आप जो है कर सकते हो, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड गाइस, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। उसके लिए आपको जो है पीडब्ल्यू लाइव, पीडब्ल्यू का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इस पे हमारे साथ बने रहना होगा। सो थैंक यू सो मच।